दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख व्हाट लाइज अहेड फॉर अफगानिस्तान आफ्टर यूएस एग्जिट और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख अफगानिस्तान 2.0 व्हाट कंटिन्यूड यूएस एंगेजमेंट मीन्स फॉर द रीजन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान में फिर से तालिबान हावी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 साल के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस बगराम को खाली कर दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों का वापस लौटना लगातार जारी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल की शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि 11 सितंबर से पहले वो अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी तय हो जाने के बाद से वहां तालिबान का कब्जा जिस तेजी से बढ़ रहा है वह बेहद चिंताजनक है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के 1/3 से ज्यादा जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। वे तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तालिबान लड़ाकों के डर से बड़ी तादाद में अफगान सैनिकों के सीमा पार कर पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग जाने की खबर है। माना जा रहा है कि साल 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिख रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इससे अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान में सरकार के अस्थिर होने का खतरा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी और तालिबान के देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे को देखते हुए भारत भी वापसी की योजना पर विचार कर रहा है। भारत के काबुल में दूतावास के अलावा कंधार और मजार में वाणिज्य दूतावास हैं, जहां उसके 500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। हेरात और जलालाबाद में भारत के 2 वाणिज्य दूतावास पहले ही बंद किए जा चुके हैं। इन हालातों के बीच आइए बात करते हैं अफगानिस्तान की ताजा स्थिति और उससे जुड़े सभी पहलुओं पर। साथ ही समझते हैं कि इससे भारत किस तरह से प्रभावित हो सकता है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अफगानिस्तान में अमेरिका की उपस्थिति की पृष्ठभूमि के बारे में। अमेरिका के अफगानिस्तान में दाखिल होने की कहानी 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से जुड़ी हुई है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में तकरीबन 3000 लोगों की जान चली गई थी। इन हमलों के लिए इस्लामिक आतंकवादी समूह अल-कायदा के हेड ओसामा बिन लादेन को जवाबदार ठहराया गया था। कट्टरपंथी इस्लामवादी तालिबान, जो कि उस वक्त अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था, ने लादेन की रक्षा की और उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिए 9/11 के हमले के 1 महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू करके हवाई हमले करना शुरू कर दिया। इसके बाद नाटो गठबंधन ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। काफी लंबी कार्रवाई के बाद अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक ट्रांजिशनल सरकार की स्थापना की। हालांकि यह बहुत प्रभावकारी सरकार साबित नहीं हो सकी। नतीजतन तालिबान आज वहां फिर से मजबूत बनकर उभर रहा है। आइए जान लेते हैं कि तालिबान आखिर है कौन। पश्तो भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लौटा रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले इस्लामिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। जल्द ही तालिबानी वादा करने लगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी प्रारूप को लागू किया जाएगा। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में तालिबानियों ने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया।
इसके ठीक 1 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया था। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में थे। साल 1998 आते आते अफगानिस्तान के तकरीबन 90% क्षेत्र पर तालिबान का कंट्रोल हो गया। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की जातियों और आपसी संघर्ष से परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने खुले दिल से तालिबान का स्वागत किया। शुरुआत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, अराजकता की स्थिति में सुधार लाने और सड़कें बनाने सहित अपने नियंत्रण वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराने जैसे कामों के चलते इन्हें लोकप्रियता मिली। इस दौरान तालिबान ने कट्टरपंथी इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। तालिबान पर इस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप लगा। अक्टूबर 2001 को अमेरिका की अगुवाई में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते में तालिबान का शासन लगभग खत्म हो गया। भारी तादाद में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाया। इसी का नतीजा है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से इसका दबदबा देखने को मिल रहा है। अब जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से रुखसत होने की तैयारी कर रहे हैं, तब फिर से तालिबानी समूह तेजी से देश में अपने पांव पसार रहा है। अब जानते हैं कि अमेरिका के सैनिकों की वापसी के क्या कारण हैं। मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिका के अंतहीन युद्धों को खत्म करने का वादा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व नीति के केंद्रीय विषयों में से एक था। नए अमेरिकी राष्ट्रपति इस मोर्चे पर सिर्फ नीतिगत रुख बनाए हुए हैं। जहां अमेरिका का मानना है कि तालिबान के खिलाफ चल रहा यह युद्ध अजेय है, तो वहीं तालिबान दावा करता है कि उसने अमेरिका के खिलाफ यह जंग जीत ली है। इसके अलावा चीन की चुनौती से पैदा हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिका ने अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव किया है। चीन से मिल रही चुनौती को देखते हुए अमेरिका मध्य पूर्व से अपना फोकस स्थानांतरित कर हिंद प्रशांत क्षेत्र में लाना चाहता है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव की शुरुआत काफी पहले ही कर दी थी। अमेरिकी प्रशासन ने 2015 में मुरी में पाकिस्तान द्वारा आयोजित तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। हालांकि मुरी वार्ता से कुछ हासिल नहीं किया जा सका। आगे चलकर तालिबान के साथ सीधी बातचीत के मकसद से अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया। तालिबान ने अमेरिका के साथ साल 2018 में बातचीत शुरू कर दी थी। उन्होंने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिसके चलते फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान विद्रोहियों के बीच समझौता हुआ। दोहा वार्ता शुरू होने से पहले तालिबान ने कहा था कि वह केवल अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करेगा, न कि काबुल सरकार के साथ। अफगानिस्तान की सरकार को तालिबान ने मान्यता नहीं दी। अमेरिका ने प्रक्रिया से अफगान सरकार को अलग रखते हुए इस मांग को प्रभावी ढंग से स्वीकार कर लिया और विद्रोहियों के साथ सीधी बातचीत शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा शांति समझौता हुआ, जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाने की प्रतिबद्धता जताई और तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमले बंद करने को तैयार हुआ। समझौते के तहत यह तय किया गया कि अमेरिकी प्रशासन 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेगा, लेकिन फिलहाल इस समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर 2021 कर दिया गया है। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका ने अफगान सरकार पर हजारों तालिबानी कैदियों को रिहा करने का दबाव बनाया। यह अंतर अफगान वार्ता शुरू करने के लिए तालिबान की एक प्रमुख शर्त थी। तालिबान ने हिंसा को कम करने, अंतर अफगान शांति वार्ता में शामिल होने तथा विदेशी आतंकवादी समूहों के साथ
अपने सभी संबंधों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। समझौते में तालिबान ने अपने नियंत्रण वाले इलाके में अल-कायदा और दूसरे चरमपंथी संगठनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात भी कही और राष्ट्रीय स्तर की शांति बातचीत में शामिल होने का भरोसा दिया। लेकिन समझौते के अगले साल से ही तालिबान ने अफगानिस्तान के आम लोगों और सुरक्षा बल को निशाना बनाना जारी रखा। खैर, आज हालात ऐसे हैं कि तालिबान न केवल अफगानिस्तान की राजनीति पर गंभीर प्रभाव डालने वाला है, बल्कि भू राजनीतिक परिदृश्य पर भी गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि तालिबान के लिए भारत की अप्रोच किस तरह की है। भारत ने दोहा में तालिबान से संपर्क किया। यह भारत की ओर से देर से ही सही, लेकिन तालिबान को एक स्वीकृति देने का संकेत है कि आने वाले सालों में तालिबान अफगानिस्तान में एक अहम भूमिका निभाएगा। तालिबान से वार्ता करने के भारत के 3 महत्वपूर्ण हित हैं। पहला, अफगानिस्तान में अपने निवेश की रक्षा करना, जो अरबों रुपए का है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा बड़ी तादाद में अफगानियों को कौशल प्रशिक्षण दिए गए हैं। दूसरा हित, भावी तालिबान शासन को पाकिस्तान का मोहरा बनने से रोकना है। और तीसरा हित, यह सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को तालिबान का समर्थन ना मिले। भारत पाकिस्तान समर्थित राज्य प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित है, जो इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों जैसे हक्कानी नेटवर्क आदि का समर्थन करता है। ऐसे में अफगानिस्तान में एक मैत्रीपूर्ण सरकार स्थापित होने से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने में मदद मिल सकती है। इसके लिए भारत को अपनी नीति बदलने और पिछली भूल से सीखने की जरूरत है। गौरतलब है कि अतीत में भारत ने तालिबान को शामिल नहीं करने का विकल्प चुना था और नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया था, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने पर यह भारत के लिए सही साबित नहीं हुआ। नवंबर 2001 में नॉर्दर्न अलायंस ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर नियंत्रण कर लिया। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान सरकार के खिलाफ एक रक्षात्मक युद्ध लड़ा, जिसे अमेरिका और अन्य देशों द्वारा मदद की जा रही थी। अब जबकि अफगानिस्तान में नया भू राजनीतिक परिदृश्य खड़ा हुआ है, ऐसे में भारत को नए सिरे से सोचना होगा। बहरहाल, अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से लौटने के बाद क्या होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में किस संभावित परिदृश्य के कयास लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पाले में ला दिया है। तालिबानी पहले से ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिकी सेना के देश से बाहर होने के बाद शहर के केंद्रीय भागों और प्रांतीय राजधानियों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला शुरू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के लिए इसके संभवतः 3 परिदृश्य हो सकते हैं। मसलन एक राजनीतिक समझौता हो सकता है जिसमें तालिबान और सरकार शक्ति साझाकरण तंत्र के लिए कुछ हद तक सहमत हो जाएं एवं संयुक्त रूप से अफगानिस्तान के भविष्य को आकार दें। लेकिन फिलहाल यह संभावना बहुत दूर नजर आ रही है। दूसरी संभावना है कि अफगानिस्तान में चौतरफा गृह युद्ध हो सकता है, जिसमें आर्थिक रूप से समर्थित और पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य रूप से प्रशिक्षित सरकार प्रमुख शहरों में बनी रहेगी और तालिबान ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच को बढ़ाएगा, जबकि अन्य जातीय मिलिशिया समूह अपनी जागीर के लिए लड़ते रहेंगे। यह संभावना पहले से ही पूरी होती नजर आ रही है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो सकता है। ऐसा होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत के स्थायी लक्ष्य स्पष्ट हैं। अफगानिस्तान में विकास में लगे करोड़ों डॉलर व्यर्थ ना जाने पाए, काबुल में मित्र सरकार बनी रहे, ईरान अफगान सीमा तक निर्बाध पहुंच बनी रहे और वहां के 5 वाणिज्य दूतावास बराबर काम करते रहें।
इस एजेंडे की सुरक्षा के लिए भारत को अपनी कूटनीति में कुछ बदलाव करने भी पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही समय की मांग है। अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने से इस क्षेत्र में भू राजनीतिक परिवर्तन बढ़ेगा। चूंकि ये कारक भारत के लिए इस क्षेत्र में एक कठिन भू राजनीतिक स्थिति पैदा करेंगे, इसलिए भारत को इस क्षेत्र के लिए एक कुशल कूटनीति की जरूरत है ताकि वह अफगानिस्तान में बदलती गतिशीलता से निपट सकें। भारत को अफगानिस्तान के भविष्य के लिए केंद्रित सभी शक्तियों से निपटने के लिए अपने फैसलों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने दृष्टिकोण में अधिक सर्वव्यापी होने की जरूरत है। बदलती राजनीतिक एवं सुरक्षा स्थिति के लिए भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए खुलेपन की नीति को अपनाना चाहिए, ताकि भारत के अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर रह सकेंगे। साथ ही भारत अपनी सुरक्षा और निवेश से जुड़ी चिंताओं का भी समाधान कर सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के वहां के आंतरिक क्षेत्रों और भू राजनीतिक परिदृश्य के लिए क्या निहितार्थ हो सकते हैं? चर्चा कीजिए।